दोस्तों फाइनली हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। साथ ही साथ मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऐसा करवाया था जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक इसी तरह से मेरे भाई मैं आज आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊं। इस सारे क्वेश्चन को आप लोगों को चुकमुक बैठ कर दोस्तों इसे देखना है। खास करके ये पहला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या भाई? ये पहला क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेगा। ये बात मेरे दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखेगा, इस क्लास से आप लोगों को दोस्तों ध्यान से देखने को मिलेंगे क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को सही तरीके से देखना है, समझना है और एग्जाम हॉल में लिखना भी है भाई। ठीक है, चलिए सर, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यानी मांग के लोच से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है तो बताएंगे सर किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, किसी वस्तु की प्राइस में आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग यानी डिमांड में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बताए मांग की लोच। ये सिंपल सा बात है भाई, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं भाई। किसी वस्तु के आनुपातिक परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। आइए सर फॉर्मूला जानते हैं भाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या? डेल्टा क्यू अपॉन पी इंटू डेल्टा पी अपॉन क्यू। ये हमारा दोस्तों क्या है भाई? फॉर्मूला है दोस्तों। क्या है मेरे भाई? ये हमारा फॉर्मूला है भाई। ये हमारा क्या है भाई? फॉर्मूला है। याद रखिए भाई, ये क्या है मेरे दोस्तों? हमारा फॉर्मूला है मेरे दोस्त। समझ रहे मेरे भाई? ये हमारा क्या है मेरे दोस्तों? ये हमारा फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला से आपके पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो भर भर के पूछे जाते हैं भाई। ऑब्जेक्टिव की बात करें या सब्जेक्टिव की बात करें, भर भर के पूछे जाते हैं और आप सभी को पता होना चाहिए। सिंपल सा बात है सर, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तथा किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में आनुपातिक परिवर्तन को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? कि डेल्टा क्यू अपॉन पी इंटू डेल्टा पी अपॉन क्यू। अब डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, सॉरी डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। क्या कि Q2 माइनस Q1 ये हमारा क्वांटिटी दिया हुआ रहता है क्वेश्चन पे। फिर डेल्टा पी कैसे निकालते हैं सर? P2 माइनस P1। इस तरह से हम लोग निकालते हैं मेरे भाई। खैर इस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे भाई, मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूं न्यूमेरिकल का। आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों बजट रेखा। व्हाट इज दोस्तों बजट रेखा? जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि बजट जो है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट में। यस या नो, है ना भाई? और दोस्तों जो पूरा 1 साल तक चलता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, वही बजट रेखा है। आपको बताना होगा कि बजट रेखा क्या है और इसका फॉर्मूला भी होता है मेरे भाई। बजट रेखा का फॉर्मूला भी होता है और ये फॉर्मूला को दोस्तों आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आएगी और सब्जेक्टिव में भी आएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बजट रेखा वह रेखा होती है, हमारा बजट रेखा वो रेखा होती है जो किसी उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को संयोजन को दर्शाता है, जिसे हम लोग बजट रेखा कहते हैं। एकदम दोस्तों साधारण भाषा में समझिए क्या बोल रहा है। बजट रेखा वो रेखा है भाई। कौन सी रेखा सर? बजट रेखा वो रेखा है जो किसी उपभोक्ता, उपभोक्ता किसे कहते हैं सर? आप उपभोक्ता है, मैं उपभोक्ता हूं, कोई सामान खरीद कर लाए और हम दोस्तों उसका उपयोग करने लगे, हम उपभोक्ता कहलाएं। क्या सर? हम उपभोक्ता कहलाएं। ठीक है, तो बजट रेखा वो रेखा होती है जो किसी उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमतों के आधार पर, वस्तु की किसी उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमतों के आधार पर
विभिन्न वस्तुओं की संयोजन को दर्शाता है। यानी मेरा इनकम अगर 200 रुपया पर डे है तो हम एक दिन में कितना किलो राशन लाएंगे, कितना किलो तेल लाएंगे, कितना किलो आटा लाएंगे, इसी को दोस्तों हम लोग बजट रेखा कहते हैं, जिसे वो अपनी उपलब्ध आय से खरीद सकता है। और दोस्तों कहा गया है कि हम वस्तु की संयोजन को दर्शाता है जिससे वो अपने उपलब्ध आय से वस्तु को खरीद सकता है। फिर से सुनिए सर, नहीं समझ में आए मेरे दोस्तों, फिर से सुनिए। बजट रेखा वो रेखा होती है जो किसी उपभोक्ता की आय, बजट रेखा वो रेखा होती है जो किसी उपभोक्ता की आय, हमारे इनकम, पर डे का इनकम और वस्तु की कीमत के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है, जिसे वह अपनी उपलब्धता आय से खरीद सकता है भाई। ठीक है भाई, चलिए सर अब बात करते हैं सर बजट रेखा का समीकरण होती है। दोस्तों गलत लिखा है, सही कीजिएगा। बजट रेखा का समीकरण होता है पी एक्स एक्स, याद रखिएगा, पी एक्स और हमारा कैपिटल एक्स होता है, कैपिटल एक्स होता है भाई, ठीक है ना। फिर हमारा प्लस लिखेंगे सर पी वाई, ठीक है, फिर हमारा कैपिटल वाई इक्वल टू हमारा एम। अब ये सब क्या है सर, ध्यान से सुनेंगे। पी एक्स और पी वाई क्रम से वस्तु एक्स और वाई की कीमत को दर्शाता है। दो प्रकार की वस्तु होती है भाई, ठीक है। कितने प्रकार की वस्तु होते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर दो प्रकार की वस्तु होती है। कितने प्रकार का सर, दो प्रकार की वस्तु होती है। एक वस्तु हमारा होता है दोस्तों, हमारा वस्तु एक्स, पी एक्स और पी वाई, पी एक्स और पी वाई हमारा यहाँ पे ये दर्शाता है कि वस्तु एक्स और वाई दो वस्तु, एक हमारा वस्तु है, एक हमारा कीमत है। यानी दोस्तों एक्स हमारा वस्तु है और वाई हमारा कीमत है। एक्स हमारा वस्तु है, कितना को खरीदेंगे, जैसे 10 पीस कलम, 10 पीस सिहाई, 10 पीस ब्रेड चॉप, 10 पीस रसगुल्ला, है ना भाई। अब रसगुल्ला का दाम कितना है, तो 5 रुपया, तो ये रुपया को दोस्तों दर्शाता है भाई, ठीक है। एम पे आते सर, एम जो है हमारा उपभोक्ता की आय भाई, याद रखिएगा। एम क्या है सर, हमारा उपभोक्ता की क्या है भाई, इनकम है, ठीक है ना। एक्स और वाई वस्तु की मात्रा है भाई। अब दोस्तों जो यहाँ पे एक्स और वाई आप देख पा रहे हैं, गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो आप लोग एक्स और वाई देख रहे हैं भाई, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे जो वाई देख रहे हैं ना भाई, ये एक्स और वाई जो है उपभोक्ता की, या सॉरी ये हमारा मात्रा है दोस्तों, कितना क्वांटिटी है भाई, कितना मात्रा में आप ले रहे हैं। अब 10 को खरीदे, 20 को खरीदे या 50 को खरीदे, ये दोस्तों डिसाइड करता है भाई, समझ गए भाई। ये दोस्तों हमारे क्या करता है भाई, डिसाइड करता है भाई, समझ गए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि पी एक्स कैपिटल एक्स प्लस पी वाई कैपिटल वाई इक्वल टू एम। क्या क्या है मैंने आप लोगों को बताया हूं भाई, एक बार ध्यान से देखेंगे। साथ ही साथ बजट रेखा का जो मेरे दोस्तों, बजट रेखा अगर हम बात करें दोस्तों, बजट रेखा हमेशा दोस्तों ऋणात्मक होता है भाई। बजट रेखा दोस्तों क्या होता है भाई, हमेशा ऋणात्मक होता है भाई। फिर से सुनिए, बजट रेखा क्या होता है मेरे दोस्तों, हमेशा ऋणात्मक होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं मेरे दोस्तों। मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों खिसकता है, ये हमारा मांग वक्र है मेरे दोस्तों, आखिर इसका ढलान नीचे की ओर क्यों खिसकता है। तो मांग वक्र मांग और कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है। मांग वक्र क्या है मेरे दोस्तों, मांग वक्र किसको दर्शाएगी, तो मांग और कीमत को दर्शाता है। मांग वक्र मांग और कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है, जो कि एक दूसरे का विपरीत होती है। नहीं भाई, अगर किसी वस्तु की दाम बढ़ जाती है तो उसे हम लोग कम मांगते हैं भाई, कम डिमांड होती है। अगर किसी वस्तु की दाम घट जाती है तो लोग इसे ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। इसीलिए तो कहा भाई कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ। मांग का नियम हमें क्या सिखाता भाई, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। वही कह रहा है यहां पे कि जो कि एक दूसरे का विपरीत होती है, यानी कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। यही कारण है कि मांग वक्र बाईं ओर, बाईं से दाईं की ओर, बाबू याद रखेगा, बाईं से दाईं की ओर गिरती है भाई, बाएं से दाईं की ओर गिरती है। मैं आपको दिखाया भाई, ठीक है, बाएं से दाईं की ओर गिरती है, मतलब दोस्तों इस तरह से गिरता हुआ दिखता है भाई, बाएं से दाईं की ओर गिरती है। क्यों गिरता है मैंने आपको बताया, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ। ठीक है भाई, चलिए सर अब आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा दीजिए।
आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि आखिर उपभोक्ता संतुलन क्या है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है, उपभोक्ता मतलब हम लोग, संतुलन मतलब बैलेंस, हम लोग कैसे बैलेंस रहेंगे भाई। तो ध्यान से देखिए, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है ताकि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य क्या होता है भाई, गौर से सुनिएगा कि उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है, उपभोक्ता संतुलन, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब उपभोक्ता अपनी सीमित आय का सर्वोत्तम उपयोग करता है। हमारा जो आय है दोस्तों, ये आय का हम लोग क्या करते हैं भाई, एक लिमिट प्रयोग करते हैं भाई, ताकि हमारा पैसा, हमारा इनकम और हमारा आर्टिकल्स, हमारी वस्तुओं में दोस्तों बैलेंस बना रहे, इसी को बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। मांग के नियम क्या है मेरे दोस्तों, यही तो बता रहे थे भाई अभी। मांग के नियम क्या है भाई, एकदम सामान्य बात लिखना है मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को एकदम रट्टा नहीं लगाना, और ये पेपर में छप रहा है भाई, एकदम छप रहा है, सुन के जाइए, पढ़ते दम तक नहीं भूलोगे। सुनिए, अन्य बातें समान रहने पर सर्दी से एकदम बुखार से तड़प रहा हूं भाई। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी प्राइस घट जाती है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है, उसकी मांग घट जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो इसकी मांग बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ। कीमत बढ़ेगी मांग घटेगा, कीमत घटेगी मांग बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है, एक स्टेप में समझ जाइए भाई, सिंपल सा फंडा है, एक स्टेप में समझ जाइए मेरे दोस्त, समझ गए भाई। और ये क्वेश्चन तो आपके स्टार नहीं भाई, इसको आप हो सके तो चांद चांद बना लीजिए भाई, स्टार नहीं भाई, ये चांद बना लीजिए भाई, जी हाँ चांद बना लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपक नहीं मेरे भाई। मांग का संकुचन और मांग का विस्तार से आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन तो बताने से पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को इसका डिफरेंट बताया था भाई, इसका अंतर बताया था कि मांग का संकुचन और मांग के विस्तार में क्या अंतर है, इसके बारे में दोस्तों मैंने बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था, ठीक है। मांग का संकुचन की बात करें तो मांग संकुचन का मतलब होता है दोस्तों कि कीमत में वृद्धि से मांग मात्रा में कमी आती है भाई। मांग का संकुचन क्या है, संकुचन का मतलब होता है, जैसे दोस्तों ये मेरे हैंड है, क्या हो रहा है भाई, संकुचित हो रहा है भाई, समझ रहे भाई, ए दादा जल पा रहे ना भाई। जैसे अभी ठंडी के मौसम में एक कोई पत्ता है, उसे आग में डालेंगे ना, पत्ता अगर इस तरह से ना भाई, वो इस तरह से सिकुड़ जाएगा भाई, उसे बोलते हैं मांग का संकुचन। क्या बोलते हैं भाई उसे हम लोग, मांग का संकुचन बोलते भाई। समझिए बात को, एक एक बात को, ठीक है। तो मांग का संकुचन क्या है, कीमत में वृद्धि से मांग की मात्रा में कमी आती है। किसी वस्तु की कीमत अगर दोस्तों बढ़ जाती है तो उसकी मांग में मात्रा में कमी आ जाती है, लोग कम से कम खरीदेंगे, इसे ही मांग का संकुचन कहते हैं। आय में कमी से मांग का संकुचन होता है। अगर हमारा इनकम कम है तो हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे भाई। अगर मेरी वाइफ मांगेगी अगर 200 रुपया वाला लिपस्टिक, तो मैं दोस्तों 20 रुपया वाले लिपस्टिक दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा इनकम नहीं है। समझ गए भाई। मांग का संकुचन का परिभाषा एकदम सिंपल है भाई, कि कीमत में वृद्धि से, कीमत में वृद्धि से मांग मात्रा में कमी आती है भाई, कीमत में वृद्धि से मांग की मात्रा में कमी आती है, इसे ही मांग की संकुचन कहते हैं, इसे ही हम लोग मांग की संकुचन कहते हैं। आय में कमी से भी मांग का संकुचन होता है, आय में कमी से मांग का संकुचन। अब हमारे इनकम घट जाएगी, मांग में संकुचन आ जाएगा। मेरा इनकम अगर एक दिन में 1000 रहेगा, हम सांड की तरह घूमेंगे, कितना लवा लिपस्टिक लगेगे, 200 टका, हट तू इस तरह हम 300 टका वाला ला देवोगे, सच कही सच में, तब तो हम खाते पराठा बना देवो, ठीक हो
फराठा बना भी ठीक हो तो चलो 400 টাকা वाला लगा देवोगे, 400 টাকা वाला हम तेरा लिपस्टिक ला देवो। सुन ना तो फराठा बना भी ना, हाँ तो फराठा तो ना हम की करबो पता, घी लगा देवो, ठीक है। तो मेरे दोस्त ऐसी होती है हमारी औरत जात, आप लोग नहीं, आप लोग दूध का धुला हुआ है। अब हमारा इनकम दोस्तों 200 रुपया हो गया, जहां हम सांड की तरह घूम रहे थे अब हम चूहा की तरह बिल ढूंढेंगे, भाई कहाँ पे मेरा बिल है, समझ रहे भाई। तो कीमत में वृद्धि से मांग की मात्रा में कमी आती है, जिसे ही मांग का संकुचन कहते हैं। आय में कमी से भी मांग का संकुचन होता है। मांग का विस्तार क्या भाई, आपसे पूछा गया कि मांग का क्या विस्तार है। कीमत में कमी से मांग मात्रा में वृद्धि होती है, अभी तो बताया सर। कीमत में कमी से, इसका ठीक ऑपोजिट, इसमें कीमत में वृद्धि से मांग की मात्रा में कमी आ रही थी, इसमें कीमत की कमी से मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, इसे मांग का विस्तार कहते हैं। आय बढ़ने पर भी मांग का विस्तार होता है। हमारा इनकम बढ़ेगी हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, हमारे इनकम बढ़ेगा हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, इसी हम लोग बोलते हैं दोस्तों मांग का संकुचन और मांग का विस्तार। इसका परिभाषा मैंने बहुत प्यारा तरीके से दिया हूं, इस बात को याद रखिए। इस क्वेश्चन को नहीं करना है भाई, क्या हो गया भाई, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं देना भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन, मतलब बहुत साधारण भाषा बता रहा हूं, अगर तब भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना भाई तो मैं क्या बोल सकता हूं मेरे भाई। इसके बाद हमारे पास कोई साधारण शब्द नहीं है भाई। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, ये मैं बता बता के थक चुका मेरे भाई। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम को दोस्तों मैं बता बता के पूरी तरह से थक चुका मेरे भाई। क्या मेरे दोस्त मैं नहीं बताया था सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। तो पहला असर ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित मान्यता पर आधारित होती है। उपभोक्ता यानी हम लोग एक ही वस्तु को निरंतर खा रहा है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम क्या भाई, तो बताएंगे सर एक ही वस्तु को हम लोग क्या कर रहे भाई, बार बार खा रहे भाई, समझ रहे भाई। एक ही वस्तुओं को बार बार हम लोग क्या कर रहे भाई, खा रहे हैं। एग्जाम्पल दूं, ध्यान से देखिए। आपको बहुत जोर भूख लगा है मेरे भाई, आप दुकान के पास गए और फर्स्ट टाइम आपने कहा कि 10 गो रसगुल्ला दो, दुकानदार ने 10 गो रसगुल्ला दे दिए। आपको थोड़ा भूख मिटा, अब दुकानदार बोल रहा है कितना गो लड्डू देबो दादा, तो ज्यादा नहीं बाबू, हमारा तो 7 गो लाई दी है ना भाई, और ले 7 गो। थोड़ा सा और भूख मिट गया, इसके बाद दोस्तों आपने तीसरा बार लड्डू मंगाया, रसगुल्ला मंगाया, तो दुकानदार बोल रहा है कि कितना ला दे, 10 गो या 7 गो। अरे पागल भाई गली की रे, तू हमार पेट लगे ने खेत लगे रे, की चाह हम इधर से घुसाए या पेटवा फाड़ के घुसाए देबो रे। अरे सुन ना, इतना नहीं, कितना गो चाय तू उठा बोली बुझली, हम बिजी हो भाई, और ज्यादा नहीं, तू 4 गो लेके आओ। मेरे दोस्त ठीक है, मेरे दोस्त अब यहां पे हमारा जो सीमांत उपयोगिता था वो धीरे धीरे घट रहा है या नहीं भाई, इसी को बोलते हैं हम लोग हास्य नियम। 11 नंबर का फॉर्मूला गलत बताए थे, चलिए भाई देख लेता हूं कैसे गलत बताए, कहां गलत बताए बताओ, कहां पे गलत बताए, जल्दी बताइए फॉर्मूला। एक बंदा ने कमेंट किया कि सर आप फॉर्मूला गलत बताए, सर कहां पे गलत बताए, जल्दी बताओ मेरे भाई। जल्दी से बताइए। डेल्टा वाला एक तरफ रहता है, कौन सिखाया है कि डेल्टा वाला एक तरफ रहता है। सही है भाई, सही है ना। कंफ्यूजन क्यों करते भाई, गलत बताएं क्या।
गलत बताएं, क्या गलत बताएं, बताओ भाई। सर्दी से मेरे दोस्तों नाक फट रहा है भाई। डेल्टा क्यू अपन, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू, ये बताना चाह रहे हैं क्या? चलो भाई ये सही है तब। सॉरी भाई। चलिए अब क्वेश्चन पाइए दोस्तों। मैं बात कर रहा था सीमांत उपयोगिता हास्य नियम पर, ठीक है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम पे दोस्तों बात कर रहे थे। तो उपभोक्ता एक ही वस्तु को निरंतर खा रहा है भाई, आप लोग देख रहे हैं, एक ही वस्तु को दोस्तों क्या कर रहे हैं भाई, बार बार खा रहे हैं। उपभोक्ता हर बार अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से मिलने वाला संतुष्टि की तुलना करता है। इसको भी खाएं संतुष्ट हुआ, इसको भी खाएं संतुष्ट हुआ, लेकिन निरंतर घट रहा है या नहीं भाई? अन्य कारक स्थिर है रहता है, जैसे आय और कीमत। आप दोस्तों आपका जेब में अगर 500 रुपया का नोट है मेरे दोस्त, तो 500 रुपया होगा। अगर एक रसगुल्ला का दाम अगर 10 रुपया है, तो मेरे दोस्तों आप 10 को खाएं तब भी 10 रुपया है। अगर आप 7 को खाएं तब भी 10 रुपया है। आप 4 को और ले लिए तब भी 10 रुपया है भाई, समझ गए? तो अन्य कारक स्थिर रहता है, जैसे आय और हमारा कीमत। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। क्या बोलते हैं भाई? सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, ठीक है। ये मेरे दोस्तों ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका भाई। उत्पादन फलन को परिभाषित करें। उत्पादन फलन तो बता चुका मेरे भाई, है ना। उत्पादन फलन बता चुका मेरे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को उत्पादन फलन भी बताया था, साथ ही साथ मेरे दोस्त मैं उत्पादन फलन के साथ आप लोगों का मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन करवाया था, दिखाता भाई एक सेकंड। उत्पादन फलन के साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी, ओ ये सॉरी मांग फलन है भाई, सॉरी। उत्पादन फलन के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना है, ध्यान से देखेंगे। यह उत्पादन के साधनों की मात्रा व वस्तु के उत्पादन की कीमत के बीच के संबंध को बनाता है भाई। उत्पादन फलन क्या है भाई? ठीक है, उत्पादन फलन क्या है मेरे भाई? तो यह उत्पादन के साधनों की मात्रा व वस्तु के उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताता है। उत्पादन के साधन को लिखिए। उत्पादन के साधन क्या होते हैं दोस्तों? पूंजी, भूमि, श्रम, उद्यमी, तकनीकी। ये 5 चीज होगी तब दोस्तों आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बिना आप किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अल्पकालीन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके मेरे दोस्तों इसको 10 बार स्टार लगा लीजिए। हो सके तो इसे आप लोग 10 बार स्टार लगा लीजिए मेरे दोस्त। अल्पकालीन औसत लागत यू आकार का क्यों होता है भाई? अल्पकालीन औसत लागत यू आकार का क्यों होता है? तो सुनिएगा मेरे भाई। अल्पकाल का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, नहीं भाई। जैसे दोस्तों हम किसी से प्यार करते हैं, ये हमारा शॉर्ट टाइम हो गया। लेकिन अगर किसी से हम शादी कर लेते हैं तो ये हमारा लॉन्ग टाइम हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों कभी 3 मार्क्स का पूछा जाता है तो कभी 5 मार्क्स का, समझिए भाई। हम किसी से इश्क करते हैं, ये हमारा हो गया दोस्तों क्या? शॉर्ट टाइम। लेकिन मेरे दोस्त जब हम किसी से शादी कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टाइम। तो शॉर्ट टाइम की बात करते हैं हमारा अल्पकालीन, ठीक ना। तो अल्पकालीन में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। अल्पकालीन में परिवर्तनशील नियम का लागू होता है भाई। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, फिर स्थिर रहता है। प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है। इसका डायग्राम दोस्तों इस कदर बनती है भाई। इसका डायग्राम जो है ना भाई वो इस तरह से बनता है। पहले दोस्तों बढ़ती है, फिर स्थिर रहता है, फिर दोस्तों हमारा घटती है भाई। ये हमारे प्रतिफल का ये है भाई, क्या बोलते हैं भाई? ये हमारा प्रतिफल का कांटा है भाई, चित्र है भाई, ठीक है। सुबह होते होते और शरीर खराब हो जाएगा भाई। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। बस इतना याद रखिएगा कि हमारा अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है भाई। आरंभ में दोस्तों स्टार्ट में ध्यान से देखेंगे, आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है।
फिर स्थिर प्रतिफल की दिशा में लागत स्थिर रहती है तथा क्रम में घटते प्रतिफल मिलने पर लागत बढ़ती है भाई। एक समय दोस्तों घटती है, फिर स्थिर रहता है, फिर बढ़ती है भाई। ये हमारा डायग्राम ऑपोजिट है भाई। क्या है सर? ऑपोजिट है। समझ रहे बात को? इसी कारण उत्पादन का आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर रहती है और अंत में बढ़ती है। यही कारण है कि अल्पकालीन की औसत लागत यू आकार जैसी होती है। मतलब पहले मेरे दोस्तों पहले क्या बताए, बुखार से मेरे भाई शरीर एकदम तड़प रहा है, हालत खराब है मेरे भाई, हालत खराब है एकदम एकदम, मतलब जबरदस्ती क्लास हो रही है भाई। ये क्वेश्चन ना मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से एक छोटी, आज तक मैंने नहीं कहा कि रट्टा लगाना भाई, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आप सभी को याद कर लेना भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझ रहे भाई? ये क्वेश्चन आपके लिए 24 जब आए, इसे मैं स्टार लगा देता हूं मेरे दोस्तों, इससे आप लोग हर हाल में याद कर लेंगे भाई। बाजार को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा नहीं मेरे भाई, एकदम दोस्तों 100%। 4 तारीख और 6 तारीख के बीच में छप रहा है भाई, दोनों पेपर में छपेगी भाई, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है भाई। ठीक है, दिन भर दोस्तों बॉडी को कितना खटाइएगा भाई, बॉडी भी रेस्ट मांगती है, लेकिन दिन भर हम जैसे ही दोस्तों 5:30 बजे सोकर उठे, तब से जो क्लास होती है दोस्तों रात 10-11 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलता है, तो बॉडी भी रेस्ट मांगती है भाई। बॉडी भी कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। नहीं भाई, हमारा मोबाइल जब चलाते, जब चार्ज खत्म हो जाती है तो हम लोग चार्ज लगाते हैं दोस्तों, ताकि हमारा मोबाइल सही से चले। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बाजार को परिभाषित करिए। बच्चा रो एकदम दोस्तों यहाँ पे याद नहीं रखना है, एकदम देसी भाषा में समझिए कि बाजार क्या है। एकदम देसी भाषा में दोस्तों समझिए बाजार क्या है, एकदम देसी भाषा में समझिए दोस्तों मैं जो कह रहा हूं। बाजार वह स्थिति है जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता अपने सामान को क्रय और विक्रय करते हैं। जब कोई क्रेता और विक्रेता एक वस्तु के क्रय और विक्रय करते समय एक मूल्य पर संतुष्ट हो जाते हैं, उसे हम लोग बाजार कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में याद रखिए, देसी भाषा में कभी नहीं भूलोगे। बाजार वह स्थिति है, बाजार वह क्षेत्र है जहां पे क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु के मूल्य पर जब संतुष्ट हो जाते हैं, उसे हम लोग बाजार कहते हैं। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जहाँ सामान बेचता है वही बाजार है, ध्यान लो, हम सामान खरीदने जा रहे हैं वो बाजार है। नहीं मेरे दोस्त, बाजार वो क्षेत्र है जहां पे क्रेता और विक्रेता एक वस्तु के मूल्य पर संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे दुकानदार कह रहा है 20 रुपया, ठीक है, और खरीदने वाले कह रहा है 10 रुपया, पर दोनों में दोस्तों बोल रहा है ठीक है 10 नहीं 20 नहीं 15 रुपया फिक्स करो। तो 15 रुपया जो हमारा डिसाइड हुआ है, निर्णय हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बाजार सीधा। इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या, बाजार। एकदम साधारण भाषा में, ठीक है भाई। चलिए सर, सामान्य लाभ क्या है? लाभ का न्यूनतम स्तर जो एक फर्म को इसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, सामान्य लाभ होता है। सामान्य लाभ का मतलब होता है दोस्तों कि थोड़ा सा इनकम होना। सामान्य लाभ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा इनकम, ज्यादा प्रॉफिट नहीं भाई, थोड़ा सा। इसलिए कह रहा है कि लाभ का न्यूनतम स्तर जो एक फर्म को इसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए, अपने व्यापार को देखिएगा दोस्तों, दुकानदार अपने दुकान को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कुछ सामान ऐसे खरीद कर लाते दोस्तों जिससे उनको प्रॉफिट भी नहीं होता है, फिर भी मेरे दोस्तों वो सामान को रखते क्यों, मेल के लिए। थोड़ा सा भी प्रॉफिट होगा कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ रहे भाई बात को। एक एक बात को दोस्तों समझिए, ठीक है। पूर्ति की कीमत लो से आप क्या समझते हैं? मांग की कीमत लो अभी तो बताएं भाई, मांग की कीमत लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूर्ति की कीमत लोच
और मांग की कीमत लुच, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में कंफर्म है कि आ रहा है भाई। इस बात को एग्री कीजिए कि पूर्ति की लोच या मांग की लोच आपके पेपर में टपक रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो पूर्ति की लोच, मांग की लोच मैंने क्या बताया था सर, कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तथा उसी वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पे क्या कहा गया भाई कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उसी वस्तु की पूर्ति में होने वाले मात्रा में, यहाँ पे जो था दोस्तों मांग, बस दोनों का डेफिनेशन एक जैसा भाई, दोनों की परिभाषा एक जैसा है मेरे भाई, बस जहां पे था मांग वहां पे आएगा मात्रा, एक जैसा परिभाषा है भाई, कोनो हैच पहुंच नहीं भाई, कोनो टेंशन नहीं लेना है भाई, एक जैसा है भाई। याद रखिएगा कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की पूर्ति मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को पूर्ति के लोच कहते हैं। एकदम दोस्तों याद रखिएगा, फॉर्मूला आपका वही रहता है भाई, याद रखिएगा। समझ गए भाई, मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, या दोस्तों आपसे पूर्ति की कीमत लोच क्या है, आपका डेफिनेशन एक जगह होगा, जहां पे मांग लिखा हुआ था दोस्तों वहां पे खाली पूर्ति कर देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल एकदम, जहां पे मांग था वहां पे पूर्ति कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत, अभी तो बताएं सर कि बाजार कीमत और सामान्य कीमत के बारे में दोस्तों, अभी तो मैं आप लोगों को एक एक करके बताया मेरे दोस्तों। उससे पहले मेरे भाई एक वस्तु को आप लोग जान लीजिए भाई, मध्यवर्ती वस्तु के दो उदाहरण दे भाई, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका भाई। वस्तु हमारा तीन जगह पर होती है दोस्तों, है ना भाई। एक होता है दोस्तों हमारा गेहूं, फिर हमारा आ गया दोस्तों आटा, फिर हमारा दोस्तों आ गया रोटी। तो रोटी हमारा अंतिम वस्तु कहलाता है। मध्यवर्ती वस्तु जो हमारा गेहूं है भाई, हमारा जो गेहूं है ये हमारा मध्यवर्ती वस्तु होता है भाई, ये मैं बता चुका हूं, मैं ज्यादा बहस नहीं करता हूं भाई। मूल्य हाथ से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, हटाइए भाई इसको। चलिए सर, बाजार कौन कौन से रूप है होती है भाई, यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन आप लोग एकदम डेफिनेशन याद रखिएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारा, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, प्रतियोगिता के आधार पर दोस्तों बाजार को 3 वर्गों में बांटा गया। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहाँ पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता आती है दोस्तों, जैसे हम लोग जहाँ पे बाजार जाते हैं ना भाई, वो हमारा बाजार है दोस्तों, हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। एक अधिकार बाजार क्या मेरे दोस्तों, मोल, जहाँ पे दोस्तों एक बेचने वाला हो और बहुत सारे खरीदने वाला हो, समझ गए भाई। हाँ, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी अल्प अधिकार बाजार, ये आपको दोस्तों ध्यान देना होगा। बाकी ये दोनों डेफिनेशन में आपको बता चुका। बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, बाजार की वह स्थिति जहां बाजार में बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती है। बाजार संतुलन का मतलब क्या होगा सर, 10 किलो आटा का डिमांड हुआ और बाजार में 10 किलो आटा मिला है भाई, तो क्या हो गया भाई, बाजार संतुलन होगा। बाजार क्या होगा भाई, संतुलन होगा। तो बाजार संतुलन दोस्तों इसी को बोलते हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, बाजार की वह स्थिति जहां बाजार में बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति बराबर होती है। मेरे हस्बैंड ने मेरे वाइफ ने 2 लिपस्टिक मांगी और मैंने 2 ही ला कर दिया, मेरा और उनका बीच में बैलेंस हो गया। अब हमारा रात में झगड़ा नहीं होगा, समझ गए ना। इक्वल टू डिमांड इक्वल टू सप्लाई, वेरी गुड, समझ गए भाई। डिमांड इक्वल टू सप्लाई, इसका फॉर्मूला होती है भाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जितना को हमारा मांग किया गया उतना ही सप्लाई किया गया, जितना को हमारा मांग हुआ उतना ही हमारा पूर्ति हुआ। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग बाजार संतुलन। बात की दोस्तों इसमें आपका कुछ नहीं है। अब दोस्तों आपके पास एक और सेट बच गया है मेरे भाई, वो सेट आपका यहाँ से है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको दोस्तों अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करते हैं, मुलाकात करता हूँ तो एक नया वीडियो में। तबीयत खराब है इसी कारण से रोक रहा हूँ भाई, नहीं तो आप लोगों को मैं कंटिन्यू क्लास करवा देता। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग इतना ही बात करते हैं, मुलाकात करता हूँ दोस्तों एक वीडियो में।